तो स्टार्ट करते हैं WP का लेक्चर नंबर 2 और आज पढ़ेंगे हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंसी अभी चेक कर रहे थे, तो हम लोग ने जब भी मोशन पढ़ा है तब तो पता है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड वेदर द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन। वो रेस्ट में या मोशन पता करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन जब फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या है आपका, वो डिपेंड करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। अब एक एग्जांपल दिया था मैंने, क्या किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जैसे अभी रखा हुआ है सरफेस पे तो mg लगेगा डाउनवर्ड, और अगर उसको उठा के आपने फेंक दिया कहीं तो जितनी देर हवा में रहेगा, स्पेस में रहेगा, तब भी mg ही लगेगा उसके ऊपर। तो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं है क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर, फ्रेम ऑफ। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, फोर्स डज नॉट डिपेंड on frame of, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब फिर से मैं दूसरी बात पूछने वाला हूं आपसे, क्या डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड नहीं करती है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती क्या? नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि जब अपन ऑब्जर्वर, वही बात हो गई ना, अभी तो इतना अच्छा एग्जांपल दिया था, जब हम लोग बस में बैठे हुए हैं तो बस में जितने पैसेंजर होंगे वो क्या होंगे, रेस्ट पे लगेंगे। और अभी मैं ऑब्जर्वर कहाँ लेके चला जाऊं, ग्राउंड पे लेके चला जाऊं, वहां से देखेंगे तो फिर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा कि नहीं करेगा? मैंने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही तो चेंज किया है सिर्फ, तो बिल्कुल डिपेंड करता है। लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ही क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि भैया वर्क पढ़ रहे हैं, वर्क के अंदर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है भाई साहब। तो इसका मतलब वर्क डिपेंड करता है नहीं करता है, वो डिसाइड करने के लिए ये दोनों क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए या फिर डिपेंडेंट होनी चाहिए, या फिर कोई एक इन दोनों में से डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाए तो काम इसमें से पता चल जाएगा कि हो क्या सकता है। तो देखो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? क्योंकि रिलेटिव वाला जो जितना टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो बात हुई थी, है ना? जब भी हम लोग कहते हैं, फिर से मोशन डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं भाई, कि ऑब्जेक्ट मोशन में या रेस्ट में है, कहते थे कि जब हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, क्या, हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता, तो कैसे कंपेयर करते हैं, ऑब्जर्वर बैठा रहता है एक जगह, जैसे मैं यहाँ पर अभी पोडियम के पास हूँ तो आप सब क्या हो गए, मेरे लिए ऑब्जर्वर हो गए, तो आप मुझे कैसे बताओगे, मैं तो मोशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं मोशन कर रहा हूँ, आप बताओगे ना सर आप पोडियम के पास थे तो सराउंडिंग में पोडियम था, अभी आप उससे कुछ दूरी पर आ गए, इसका मतलब आपने मोशन किया, है ना? तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा डिपेंड करेगा, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के रिलेटिव रिस्पेक्ट में ही उसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता है ना? तो ये हो गया। तो इसका मतलब है कि वर्क, अब ये तुम बताओगे, ये नहीं बताऊंगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि वर्क डिपेंड करता है या नहीं करता है? ठीक है, तो लिख डालो फटाफट, क्या लिखेंगे, वर्क, वर्क ऑफ ए फोर्स, वर्क किस पे होता है, फोर्स पे, डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वेरी गुड, ये तरीका सही है ना, छोटे छोटे पॉइंट से फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। एक एग्जांपल डिस्कस करने, एक और हम लोग ने लिफ्ट वाला केस पढ़ा था ना, लिफ्ट वाला केस पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन वो एक्सेलरेशन वाले सिस्टम में नहीं जाने वाले, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, लोग वर्क पढ़ रहे हैं ना। तो वर्क की बात करते हैं, तो जैसे कि लिफ्ट में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग नहीं, 2 ही लोग हैं, ठीक। एक ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, जैसे आप जाके खड़े हो गए, ठीक है। फिर मैं आता हूँ, बैग लेके आता हूँ अपना, ठीक है, और बैग में अपना रख देता हूँ लिफ्ट में, या अपने हाथ में से पकड़ा रहता हूँ, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, तो आप कैसे चेक करोगे, आप लिफ्ट में हो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे कि मेरी चेंज इन पोजीशन क्या है। अब मैं लिफ्ट में खड़ा हूं तो मैं लिफ्ट में हमेशा खड़ा ही रहूंगा, बैग मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगा, कहीं गया नहीं, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो फोर्स क्या, वो वर्क क्या होगा, जीरो होगा ना भाई,
क्योंकि ऑब्जर्वर कैसे डिफाइन करता है भाई, उसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट उसकी सराउंडिंग में पोजीशन, जैसे आपका फ्रेम क्या होगा, ये क्लासरूम है ना, इस क्लासरूम में रखी हुई हर चीज आपके फ्रेम में आती है। तो तभी ना आप कंपेयर कर रहे हो कि भैया जब मैं मोशन कर रहा हूं तो आपका पोडियम से कुछ दूरी पर चला गया सर, है ना, तो यहाँ पर जब दूरी पे चले गए तो इस मतलब मोशन में थे, है ना, तो मैंने कुछ एक इसी रेफरेंस इसी पोडियम के रिस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट हो गया मेरा। आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे विद माय फाइनल करंट पोजीशन, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और फोर्स जो मैंने एक्सर्ट किया, तो आप मेरा वर्क निकाल सकते हो, राइट। लेकिन अगर ये पोडियम के पास में खड़ा था पहले भी, और आप भी पोडियम के पास ही हो, आप मेरे ऑब्जर्वर हो, ठीक, आप देख रहे हो मैं पोडियम से दूरी में जा रहा हूँ, खड़ा हूँ, तो क्या होगा, वर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, अब मैं फिर से बोलता हूँ, अब आप नीचे मुझसे मॉल में जाते हैं ना, ट्रांसपेरेंट शीशे लगे होते हैं लिफ्ट में, ठीक, तुम नीचे खड़े हो, वहां से देख रहे हो, हम लिफ्ट में गए, फिर लिफ्ट में हमने लगा दिया कि भाई सबसे टॉप पे ले जाओ, छत पे वहीं से कूदेंगे, है ना, तो अब तुम नीचे खड़े हो, तो जब तुमने टी इक्वल जीरो पे देखा तो मैं लिफ्ट में चढ़ा, और टी इक्वल 10 सेकंड में मैं कहा टॉप फ्लोर पे चला गया। अब बताओ वर्क जीरो है या नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे, आपके रेफरेंस के हिसाब से जीरो फ्लोर से मैं चला गया 10th फ्लोर तक, है ना। तो देखो हुआ क्या, वर्क तब भी उतना ही था। आप देखो यहाँ वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, देखने वाले के नजरिए पे। तो अगर मेरा दोस्त मेरे साथ लिफ्ट में खड़ा है तो कहेगा ये पागल है, वर्क जीरो हो रहा है, क्योंकि उसके फ्रेम में तो मैं उसके साथ ही था, लेकिन आपके फ्रेम में मैं आपसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क डिफाइन कैसे होगा, वर्क डिफाइन होगा डिपेंडिंग कि आपका फ्रेम कहां पर है और कहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो न्यूमेरिकल्स में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल होता है। तो ध्यान से जब पढ़ोगे सेंटेंस को तो तुम्हें उसका ट्रैक मिल जाएगा कि कहां तुम्हें कंफ्यूज किया जा रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए उसके रिस्पेक्ट ना बात करें, किसी और के रिस्पेक्ट बात करेंगे, ठीक है। तुम्हें कंफ्यूज करेंगे कि भैया आप तुम्हें यहाँ कंपेयर करना है, जैसे मैंने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस किया ना उसमें, तो वो क्या ट्रैप था ताकि आपको वर्क जीरो, मेरे दोस्त के पास में खड़ा हूं मैं, लेकिन स्टार्ट कहां से किया सेंटेंस, मैंने स्टार्ट किया था कि भैया आप 0th फ्लोर पे और मैं चला गया 10th पे। तो अब यहाँ आप रेफरेंसेस को लोगे, ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब पूरी तरीके से आपका वर्क खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग वर्क के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब फोर्स ऐसा जो कि वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब एक्स वैरी करेगा, यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट वैरी करेगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज आएगा तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब ये वेरिएबल फोर्स हो गया। और एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास ऑफ 2 kg and displaces it from x is equal to 0 to, जब अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 2 किलो था उसके ऊपर बल लगाया तो उसको कितना डिस्प्लेस किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 5 मीटर, लेकिन मेरा फोर्स भी वैरी कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, x इंक्रीज करेगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज आएगी नहीं आएगी, आएगी ना भाई। तो वेरिएबल का केस है ये, कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल। फटाफट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने हर चीज तो बता दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया कौन सा लगेगा, वेरिएबल वाला फॉर्मूला लिख दिया हम आपके लिए, चलिए देखिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, यही तो लिखते थे ना हम आप लोगों के लिए। क्या लिख देंगे, एफ डी एस, ठीक है, और डीएस क्या जाएगा, डीएक्स आ जाएगा। अरे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसको एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाद में एक्स कर देंगे, अभी तो मैंने फॉर्मूला शुरू किया है ना, फिर यहाँ क्या जाएगा, कहां से x1 से x2, ठीक है। थीटा कितना है 0, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां है, लीनियर है। आंसर बताओ, अब तो आंसर आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, बाहर क्या है dx, कहां से 0 से 5। अब मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पर अगर एडिशन इक्वेशन है dx को सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, फिर इंटीग्रेशन हर जगह अलग अलग लगा दो, ठीक है। इतना सिंपल स्टेप था। तो जगह यहाँ पर 7 dx 0 to 5 माइनस 2x dx 0 to 5 प्लस 3x स्क्वायर dx 0 to 5। किसी को अगर इस टर्म में दिक्कत हो बताओ मुझे, ठीक है।
तो जब भी ऐसे होता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर जाती है और फिर जो अंदर रह जाएगा उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। माइनस, अभी देखना 1 सेकंड के बाद सबको आने लगेगा जैसे ही मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद ही तो नहीं होते, है ना। अभी देखो आ जाएगा आपको। लिमिट के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ आप इतना सॉल्व करो, बाद में हम ये 0 से 5 कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देंगे आपको। तो यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं, चलो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा 7 इंटू, अब यहाँ क्या आया x आया ना, और यहाँ लिख दो ऐसे ब्रैकेट लगा के 0 to 5। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फिर -2 था ही पहले से, अब यहाँ क्या है x की पावर कितनी है 1 है, तो x की पावर 1 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगा 2, और नीचे क्या जाएगा 2, दिया जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 0 to 5, ठीक। लास्ट में क्या है +3, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा 3, फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा देखो x की पावर कितनी है 2, 2 + 1 कितना होगा 3, और नीचे भी 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा x³ अपॉन 3, और यहाँ लिमिट कितनी है 0 to, चेक कर लें ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, दिख तो रहा है बेटा। अगर किसी को दिक्कत होगी थोड़ी सी, रुको मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे वाला पार्ट में दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। मैं उसको मिटा दूं क्या बगल में, तो लिख ही लिया होगा यार। तो इसके आगे आ जाएगा +3, क्या जाएगा x³ अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0 to 5, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं आखिरी स्टेप। तो आखिरी स्टेप के लिए मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी। चलो देखो फाइनल करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से ऐसे क्या आता है बेटा, जिसको नहीं आता सब तुम देखो क्या आ जाएगा 7, और उसका x था ना, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखते हैं, फाइनल वैल्यू पहले पुट करते हैं, माइनस करते हैं इनिशियल वैल्यू। अब ये क्या किया मैंने, यहाँ पर x था, देखो x था, तो ऊपर वाली वैल्यू को फाइनल कहा जाता है 5, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक बार 5 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इनिशियल दैट इज 0, तो x की क्या जाएगा 0, तो 5 - 0 बन गया। इसी प्रकार से आगे क्या था, माइनस था ना, ठीक है, -2 इंटू, अब क्या हो देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, x की है ना, तो 2 का तो कोई मतलब नहीं है, 2 को चाहे तो अपन बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा क्या x² बचेगा। तो एक बार x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, है ना, ये जाएगा एक बार 5 का स्क्वायर माइनस एक बार क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस क्या है 3, इसी प्रकार से x³ अपॉन 3 था, 3 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, एक बार x आ जाएगा 5 दैट इज 5³ और एक बार आ जाएगा 0। याद रखना माइनस साइन जरूर लगाना, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 35 माइनस कितना आएगा 25, फिर आगे क्या आएगा प्लस 75 माइनस 0 दैट इज 75, ठीक है। आंसर कितना आएगा 80, ये इसका आंसर, ठीक है। ऐसे किया जाता है ये क्वेश्चन। गलत है, अरे क्या लड़की, ये लड़की इतनी, अरे हम भी सोच रहे हैं यार। अच्छा रुको 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 75 का टेबल पढ़ते हैं 5 into 5 हम सोच रहे ये क्या हो गया यार। सर मुझे तो डम फील होने लगा था। क्या मतलब गदर मचा रखा है। हम भी सोच रहे हैं यार हमने इसकी बात सुनी क्यों। अपनी तो बेइज्जती कराओ हमारी भी करा दो। दुनिया का टेबल नहीं आता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इससे क्या सीख मिली कि सुनो बच्चों के लिए कभी करो मत, गलती करते हैं। और देखो अभी भी 125 लिख रही, देखो 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 देखो, इसने आंसर में 125 लिखा। सॉल्व करूंगी ना दोबारा। सॉल्व नहीं करना है, आप अभी कैसे गलती कर सकते हो, ये गलत बात है भाई। इतनी प्रेशर नहीं लिया था, कोई बात नहीं, सबसे गलती हो जाती, तुम प्रेशर में आ गए। इधर देखो, ये देखो 125 आया, यहाँ 25 तो बचेगा 100, 135, 135, ठीक है। अरे वो अभी प्रेशर चली गई हम लोग ने, हाँ मतलब क्या होता है, अब किसी और को पकड़ना पड़ेगा, मुर्गा चेंज करना पड़ेगा। चलिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन रेजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर of weighing 0.5 किलोग्राम through a height of 20 सेंटीमीटर। अब लगाओ दिमाग, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं दिया तुमको। किसी चीज को अगर उठाना है, कैब बाबू इधर देखो, 50 किलो का है तो 50 किलो का सामान उठाना है तो जितना उस पे वेट होगा, वही वेट कितना आएगा, 50 इंटू जी। अरे मास बताया ना मैंने। तो तुम अगर जितना भी धरती माता पर लगा रही हैं उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा लगाओ तो उठा पाओगे नहीं ना। मैंने तुम्हें आंसर बता दिया, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें कहा गया कितना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, वर्क के लिए तुम्हें क्या चाहिए, फोर्स। बस फोर्स मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि हाइट बोला, तुम चाहे टेढ़ा मेढ़ा करके इसमें ग्लास उठाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल फाइनल स्ट्रेट लाइन ना भाई, वो तो 20 सेंटीमीटर ही होगा ना। कितना आएगा, चलो वेरी गुड, देखते हैं। फोर्स की जगह आ जाएगा mg और यहां आ जाएगा h। कितना आएगा भाई, यहां पर 10 है, वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो 20। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसा करना होता है क्या सौम्या, पहले करना होता है लेकिन बाद में नहीं। अब बताओ आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, 1। अरे यहां से देख लो ना, ये देखो तो ये कैसे कर दिया, 20 था, 2 into 10 लिख दिया, एक 10 पहले था, 10 का स्क्वायर हो गया, 10 की पावर -2 था, ये कट गया, बचा क्या 1। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ जाएं, फटाफट करो यार, ये तो आसान क्वेश्चन है बहुत। हो गया, क्या हो गया तृप्ति, चलो ठीक है। देखो, a body of mass 20 kg is at rest, a force of 5 न्यूटन, कितना बेटा, फोर्स है, ठीक है, is applied on it, calculate the work done in the first second। अरे बहुत बढ़िया, यहाँ टाइम के साथ खेल दिया तुमसे। तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकंड के मतलब पहले सेकंड के लिए बताओ। हेलो, चलिए आगे बढ़ जाएं। 11 a body of mass 20 किलोग्राम is at rest, a force of 5 न्यूटन, और संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। इस वीक क्लास में अब थोड़ा सा शेड्यूल ज्यादा टाइट होगा, पहला हफ्ता छोड़ के बाकी सब टेस्ट ही टेस्ट चलेगा। अरे इस बार तुम लोग का जो टेस्ट हो रहा है वो रिटन टेस्ट होगा ना, रिटन वाला टेस्ट होगा इस बार। अरे एमसीक्यू वालों का एमसीक्यू होगा और वो वाले जो रिटन, ठीक है। चलो बराबर ये क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन द फर्स्ट सेकेंड। तो इसके लिए फिर से जाना पड़ेगा अपने को मोशन वाले चैप्टर में, उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है nth सेकंड वाला, तो वहीं से फॉर्मूला बन के आएगा। जिसको नहीं आता है वो ऐसे यूट्यूब प्लस हाफ स्क्वायर से कर ले भाई, कोई दिक्कत। फर्स्ट सेकंड बोला है ना, nth बोलता तो फंस जाते, इसमें बच जाओगे बात अलग है, लेकिन अगर एग्जाम में फंसेगा तो SN वाला फॉर्मूला यूज करना। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड बोला है तो 0 से 1 ही है ना, तो यहाँ पर तुम p की वैल्यू 1 ले लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच जाओगे तुम। लेकिन अगर यही मैंने बोलता 10th सेकंड, तब क्या करते, तो 10 सेकंड के केस में वो SN वाला ही फॉर्मूला लग सकता है, और कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो हम फिर से 1 सेकंड जो कह रहे हैं वो 9 सेकंड मोशन होने के बाद जो आखिरी का 9 से 10 के बीच में जो मोशन हो रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। वहां क्वेश्चंस कराए थे मैंने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला जितना भी कंडीशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होती है। तो यहाँ सिंपल एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, ठीक है, और यहाँ पर रेस्ट है तो ये हो जाएगा 0, तो डी इक्वल हो जाएगा हाफ एटी। क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और ये कितना हो जाएगा, निकाल लिया तुमने,
चलो बहुत बढ़िया। कितना आएगा वैसे एक्सेशन? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना कितना क्यों कितना आएगा? 4 आएगा ना। वेरी गुड। हम लोग ने पढ़ा था न्यूटन में कुछ और नहीं है, वो इसने कुछ और पढ़ा था। इसने पढ़ा था A इक्वल टू m/f। हम लोग ने पढ़ा था A इक्वल टू f/m। नहीं सर मैंने सही लिखा है लेकिन मैंने वो बस हाँ नहीं वो हो गया, गलत तो गलत ही होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.25 मीटर पर सेकेंड या फिर 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई करके दिखाओ यार, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू F इंटू B। F 5 दिया हुआ है, ठीक है। B कितना आएगा भाई? हाफ 80 स्क्वायर, तो 1/2 इंटू, ये देखो ऐसे लिखो ज्यादा आसान रहेगा। फिर T कितना है? 1, ठीक है। 5/8 जूल, ठीक है। डेसिमल करना चाहो तो कर लो, ठीक। डन हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये करो, corresponding to the force displacement diagram shown in adjoining figure। एक मिनट रुक जाओ जरा, इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ठीक कर लें जरा। इतना काफी है। देखिए, corresponding to the force displacement diagram shown in adjoining figure, जो कि नीचे बना हुआ है, calculate the work done by the force in displacing the body from x is equal to 1 to x is equal to 5। चलो x1 x2 तो बताइए। तो फिर भी हम लोग ने बहुत अच्छे से f(x) कर्व या फिर f(d) कर्व पढ़ा था। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था ग्राफ से कैसे निकालते हैं वर्क डन। कैसे बताया था मैंने? एरिया निकालने के लिए बोला था। याद क्यों नहीं करके आते हो यार तुम लोग? जो भी 2 पॉइंट है वहां से वहां तक क्या करोगे? जो भी ग्राफ बना है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे। अपवर्ड जो रहेगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, नीचे की तरफ जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। 3 पार्ट 4 पार्ट जितने पार्ट करने उतने कर लो, सबको ऐड करना, जो नीचे रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होती है, नीचे नेगेटिव। करके दिखाओ मुझे जल्दी से, आंसर बताओ। तो यहाँ 4 पार्ट बनाना सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि 1-1 सेकंड का इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5। तो ये देखो, ये पहला एरिया शेडेड रीजन हो गया। दूसरा मैं इस तरीके से पेंट कर देता हूँ, 2 फिर 3, ठीक है, और फिर यहाँ पर 4, ठीक। तो न्यूमरेटर बोलने क्या रखोगे, जो आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लस, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है लेकिन फोर्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो सिंपल हो गया। यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है, सिंपल अपन L इंटू बी कर लेंगे, है ना, तो एरिया निकल जाएगा। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बहरहाल अगर ना है तो बताना। जो आपका फर्स्ट रीजन है, रीजन नंबर 1, उसका क्या आ जाएगा? ये क्या है? 1, और ये कितना है? 10, ये हो गया 10 प्लस, फिर यहाँ पर ये 1 है और ये कितना है? 20, ये कितना आ गया? फिर ये कितना है? 1, और ये नीचे क्या है? -20, तो ये आ जाएगा माइनस, फिर ये कितना है? 1, और ये कितना है? 10। अच्छा, ये तो यूनिट क्या होगी? यूनिट तुम बताओगे, जूल होगी ना, फिर क्या होगी? हाँ हाँ, अरे अभी ध्यान दिया, क्या करें फिर? फोर्स किस में दिया हुआ है? एसआई में? किस में दिया है? तो फिर आंसर जो आएगा इसका वो किस में आएगा? क्योंकि फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सीजीएस में है, तो इसका सीजीएस में क्या होता है यूनिट? आर होता है। ठीक है, चलो डन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। Calculate the work done to move a body of 10 किलोग्राम along a smooth incline, का फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या करें? एंगल ऑफ प्लेन कितना है? इंक्लाइन बोल रहे हैं बेटा, तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए बना दिया, ये कितना है?
30 with constant velocity through a distance of 10 मीटर। ठीक है, क्या दिक्कत है? ब्लॉक बना लो। मास दिया है क्या? नहीं दिया, दिया है यार। ठीक है, अब करो। फोर्स का कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा इसमें, मतलब इतना भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हमें किधर लेके जाना है? ऊपर ले जाना है, नीचे? ऊपर ले जाना है ना, along द प्लेन बोल रहा है ना, तो ऊपर जाएगा। और mg sin थीटा कहाँ लगेगा? ये तो भैया डिफॉल्ट है, इसको याद करवाया था। और ये अपन फोर्स लगाएंगे, है ना। एक्सेलेरेशन होगा क्या? जाओ सर के पास। एक्सेलेरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, वेरी गुड। तो फिर इसका मतलब कितना आसान है, इसका मतलब f माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू व्हाट? 0, बिकॉज ma नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ना था इस क्वेश्चन में, ये छुपा हुआ था इसमें। तो यहां से जाएगा f इज इक्वल टू, अब मुझे f ही तो नहीं पता था, अब मुझे f पता है। अब मुझे f पता है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो पहले से ही पता था मुझे। तो निकालो वर्क कितना आएगा आंसर। sin 30 कितना होता है? ठीक है, करो। 50 कैसे आएगा? एक जीरो बढ़ा लो, G10 ले लो, G10 ले लो, G को 10 ले लो। ठीक है, कितना जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 1/3, तो फोर्स निकालना है। ये जाएगा 50 न्यूटन और 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा F जाएगा 50 इंटू कितना है? 10 ना, 500 हो गया। एक जीरो कम था। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, आगे बढ़ जाए। मजा आ रहा है? ऐसे ही करना है इतने आसान क्वेश्चन। A 10 किलोग्राम block placed on a rough horizontal floor is being pulled, ठीक है, by a constant force of 50 Newton. Coefficient of kinetic friction between the block and the floor is 0.4. इसका मतलब है अपने को क्लियर है कि भाई ये होने वाला है कुछ नहीं, जरा जल्दी हो गया। चलो फिर से वापस जाते हैं बेसिक्स पे। अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना बड़े भाई। और उसके बाद भी अगर ये मोशन में है तो इक्वल टू ma होगा। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, गलत कर दिया गया। यहाँ म्यू पे लगा लो, तुम खुश रहोगे। गलती हो गई मुझसे। चलो आगे देखिए, फाइंड द वर्क डन बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ। तो हर फोर्स का वर्क निकालना है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पहले आप नेट निकाल लो वर्क, फिर अलग अलग कर लेना, और क्या। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हो। वैसे है इतना आसान कि आप कर लोगे एक बार में। कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे? देखो, ये हो गया तेरा नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया तेरा mg। वर्क डन ड्यू टू n एंड mg 0। खत्म करो, टाइम क्यों वेस्ट करना, नहीं बच रहा। देखो कहा है कि जितने भी फोर्स लगे सबके वजह से बताओ ना। एक F लग रहा है, एक आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक नॉर्मल रिएक्शन, और एक। अब भैया mg और n दोनों परपेंडिकुलर हैं भाई, काहे टाइम वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर n एंड mg इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो w क्या हो जाएगा? ड्यू टू दिस 0। अगर वर्क होगा भी तो सिर्फ दो लोग हैं, एक है 50 न्यूटन, एक है आपका, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो n निकलेगा तब ये निकलेगा। तो n कितना आएगा? mg के बराबर, n कितना दिया है? 10, g 10 ले लो, हो गया 100, n के लिए 100 आ गई। 100 इंटू 0.4 करेंगे कितना आएगा? 40। लो हो गया काम। ठीक है, 40 न्यूटन पीछे, 50 न्यूटन आगे। 10 न्यूटन से लग रहा है 10 गुणे कितना है? 5, 50 आ गया, 50 जूल वर्क हो गया। ये नेट वर्क है। ठीक, तो ये कितना किया इसने? 50 गुणे 5 मतलब कितना हो गया? 250 जूल का वर्क ये कर रहा है, और 200 जूल ये पीछे कर रहा है। तो इसी 50 जूल का वर्क फिर भी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कह रहा हूं मैं? ज्यादा हो गया? चलो करो, करो कंप्लीट करो।
लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बेटा पहले हमें यहाँ लिख दिया, ठीक, तो क्या लिख देंगे, ये क्या है, W वर्क ड्यू टू N एंड W ड्यू टू G इज इक्वल टू क्या है, 0। कंडीशन ये लिख दी मैंने, ठीक है। अब तीसरा कर रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, क्या हो जाएगा, F इंटू डी, दैट इज कितना, F कितना है, 50 इंटू 250, ठीक है। और फोर्थ, वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना आ जाएगा ये बेटा, 40 इंटू 5 दैट इज 200। सो नेट फोर्स कितना, नेट वर्क कितना आएगा, नेट वर्क विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या जाएगा, नेट फोर्स इंटू डी। एफ नेट कितना है, लिखेंगे इसको प्रॉपर्ली, लिखेंगे एफ माइनस म्यू के एंड इंटू डी, ताकि हमें बाद में रिवीजन टाइम पे याद रहे किया कैसे था। तो जाएगा 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 इंटू 5 दैट इज 50 जूल, ठीक, ऐसे करना है इसको, ताकि आपको रिवीजन टाइम पे याद रहे कैसे किया था। अच्छा एक चीज, अच्छा वहां तो कर दिया, ये इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तो माइनस होगा ना, ये आ जाएगा माइनस, बिकॉज यहां लिख देता हूं कंडीशन, एफ के इज एंटी पैरेलल। देखो ये पैरेलल की लाइन में एरो बना रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट, किसके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। चलिए आगे बढ़ जाएं। कर तो नहीं रहे हो कोई लोग, ठीक है, चलो ये करो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स, दिया हुआ इस बार किसमें दिया हुआ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ है, ठीक है। इन कैरिंग, इसका रिजल्टेंट निकालना आता है ना आप लोगों को, कैसे सिखाया था, आई जी के रहता है तो कुछ नहीं करना है, जो मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का उसको स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर सम कर दो, तो इसका रिजल्टेंट कैसे, जिसको नहीं आता उसके लिए भाई, मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी हम ही गधे थोड़ा बता दें, ठीक है। आई का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे का और के का, ठीक है, होल स्क्वायर करके रूट कर देते हैं, बाद मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ेगी तब। आगे देखिए, इन कैरिंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट, इसको भी चाहो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये R1 क्या आ जाएगा, -2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, R2 क्या हो जाएगा, कैसे पता मुझे, ये x, y, z है, ठीक है बेटा। ये देखो, इसको x1 y1 z1 कर दो, इसको x2 y2, ठीक है। ये R2 क्या हो जाएगा, बताओ तो, 3i प्लस 6j माइनस 2k। लो भाई, आपकी सहूलियत के लिए कर दिया। अब तो आंसर निकालना है यार, अब तो तुम खुद कर सकते हो, और देखा जाए तो इस मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया भाई। क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? चलो, बिकॉज I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, और K डॉट, तो अगर दोनों वेक्टर में रहेंगे ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए सॉल्व करना, और I डॉट J 0 होता है, I डॉट, और इसी तरीके से बाकी सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही होते हैं, याद करके आना वेक्टर से। तो अपन इसमें वेक्टर फॉर्म में लिख दी, ज्यादा बेहतर है हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो करो, कैसे करोगे, सबसे पहले तो तुम्हें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालोगे। तो फिर से पिछली क्लास में जहां रुके हुए थे, R12 या R21, तो क्या करेंगे ये बताइए। तो कितना आंसर आएगा बताओ। चलो आज तो कम से कम दिखने लगा तुम्हें कि फाइनल या इनिशियल है, कदों उस दिन भी यही था आंसर, ठीक है। लेकिन नोटेशन कैसे लिखते, नोटेशन तो नहीं बताई मैंने। नोटेशन R12 होगी R21 होगी, R21 होगा। मुझे क्या पता, मैं तो बस हमेशा ऐसे करूंगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। मुझे नहीं पता, मैं आज सिर्फ इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मुझे अगली क्लास में बताना इसको कहेंगे क्या, R12 कहेंगे या R21 कहेंगे, ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है।
ये तो 3i प्लस 6j माइनस 2k माइनस क्या जाएगा -2i। अच्छा इसको करते कैसे हैं, i को i से, j को j से और k को a से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3i प्लस 2i दैट इज, अच्छा करो यार तुम लोग करो ये, अब क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओ, करो i को i से, j को j से और k को k से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो देख के कर रही, अपना कर लो, कुछ तो समझ करो। पहले बेटा ब्रैकेट बॉड मास पढ़ा था हमने, ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाद माइनस था, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो इसको रीराइट करेंगे कैसे, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। अब 3i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 5i कैप, 6i माइनस j कितना हो जाएगा, प्लस 5j कैप, ठीक है। फिर माइनस 2k माइनस 3k हो जाएगा माइनस 5k कैप। ये कितना आसान है, इसको 5 बाहर ले ले, हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस, ठीक है। ये तो तुम्हारा क्या निकला, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकला। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क के लिए क्या करेंगे, फोर्स, इसको डेल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानबूझ कैसा कर रहे हैं ताकि फिर से मुझे सही नोटेशन ना लिखना पड़े और तुम्हारा होमवर्क ना सॉल्व हो जाए। तो मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी सही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मुझे नोटेशन चाहिए। नोटेशन आपको मुझे बतानी पड़ेगी अगली क्लास में, नोटेशन क्या होगी, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, रिवीजन कर लेना यार, हमने बताया हुआ है सब कुछ, A to Z बताया हुआ है हर चीज, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, तो फोर्स तो पता ही है, इसके लिए अगली स्लाइड पे जाएं क्या, अगली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। ये हो गया, तो ये कर रहे हैं, देखिए भाई, तो वर्क हो जाएगा, फोर्स कितना है 3i, बता दो जरा मुझे, माइनस 2j, लिखा ही नहीं क्या तुम लोग, यहाँ कितना आया था, 5 बाहर ही कर लेते हैं, ये आसान रहेगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो बाद में, है ना। अब यहाँ पे पहले i को i से, तो कितना आ जाएगा, ये देखो i डॉट i क्या होगा 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो इसमें मतलब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3, ठीक। यहाँ पर फिर j को, j डॉट i 0, j डॉट j 1, तो माइनस 2, j डॉट k 0, माइनस k डॉट i 0, j 0, k डॉट k 1, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस 4, और बाहर क्या है, आंसर बता दो कितना आएगा, -3 into 5 that is -15, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सोनाली वर्क इज 200। बेटा कभी अगर हम ना चैट ना चेक करें तो हैंड रेज जैसा फीचर दिया हुआ है उसको दबाया करो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आवाज आती है तो मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट ये करो, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए वर्क का, फिर बाद में और प्रैक्टिस करेंगे, क्या हो ही जाएगा। अ पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम, फिर से क्या दिमाग होना चाहिए, जब ये वेक्टर में है तो इसको क्या करेंगे अपन, r1, अब अगली बार मैं लिखता हूँ यहाँ पर ये क्या है r2, ठीक है। अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, टू ऑफ देम आर F1 एंड F2, तो पहले क्या करोगे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे अगर जरूरत पड़ी तो, फाइंड द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट, हाँ तो निकालना पड़ेगा, तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे, तो कैसे करोगे, ये तो और आसान हो गया यार, तो वेक्टर एडिशन करने कह रहा है, चलो करो, अभी तो मैंने कराया था, जस्ट अभी करा के आ रहा हूँ पीछे। मैंने एक सेंटेंस बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किसका वो तुम सोचो,
अरे गधो F1 प्लस F2 करना है यार। R1 R2 माइनस R1 कर सकते हो तो F1 प्लस F2 नहीं कर सकते हो। जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन होगा ही होगा, और जब एडिशन हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन भी ही होगा। तो मतलब I को I से जोड़ दो, J को J से और K को K से, बस इतना ही तो करना था। और वेक्टर फॉर्म में करना है, कौन सा यहाँ पे स्केलर फॉर्म में करना है। स्केलर में करना हो तो क्या करते, रूट निकालते और फिर सबका स्क्वायर, जितने कंपोनेंट सबका स्क्वायर करके सम करते, फिर जो आंसर था उन दोनों को ऐड कर देते। तो बेटा ये तो और आसान है, बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सबसे आसान चीज है। तो कितना आएगा 3i, बताइए ना, देखो 2i और i क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ चलिए आपके लिए। अच्छा बोल दो बस साथ साथ में, 3j माइनस k प्लस, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने वाला, तो आसानी से बिना ब्रैकेट के लिख सकता हूँ मैं। जैसे है जो साइन है वही साइन आने वाला है। देखो 2i i कितना हो जाएगा 3i, 3j माइनस 2j प्लस j माइनस k प्लस 2k प्लस, खत्म यार। ये जगह w इज इक्वल टू fr डॉट d, d भी तो निकालना पड़ेगा। r2 माइनस r1 करो तो यहाँ पे r1 r2 लिख देते हैं। r1 कितना है, अरे 0 0 है ये तो, ये जाएगा k कैप। r2 कितना हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे भी तो k ही डिस्टर्ब होगा, है ना। तो i कैप प्लस j कैप प्लस, और मैंने डायरेक्टली कर दिया, जिसको नहीं आ रहा उसके लिख दे रहा हूँ r2 माइनस r1। तो देखो 2k माइनस k बचेगा क्या, k बचेगा, तो ये बच गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर उठा के पुट कर दो, ये जाएगा 3i प्लस j प्लस k डॉट क्या जाएगा i प्लस j प्लस k, क्या जाएगा ये 3 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज, इतना ही करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, टाइम खत्म हो गया यार, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, बस डेफिनेशन लिखवाएंगे छोड़ देंगे। एनर्जी क्या होता है, बल, तो फोर्स क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, खाना क्यों खाते हो, बल के लिए। हाँ आज मैं 2 लीटर प्रोटीन पी के जो है मसल्स जितनी फुला लूंगा, है ना, ऐसा कुछ बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए बड़े भाई, ठीक है। लिखिए एनर्जी इज डिफाइंड, लिखिए एनर्जी इज डिफाइंड as the internal capacity, as the internal capacity to do work। अब सुनो ध्यान से, अभी मैं 1 सेकंड के अंदर तुम्हें पावर और एनर्जी का डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे तुम पहलवान हो, ठीक है, तुमने कहा हम 100 किलो का वजन उठा लेते हैं, ये क्या है, ये पावर है। फिर एक दूसरे ने कहा कि हम 100 किलो का वजन 2 घंटे तक उठा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। जब टाइम लग जाता है ना उसके साथ, तो कितनी देर तक, ठीक। फिर हम बात करते हैं, जैसे किसी एक वर्क को करना है तो एक आदमी भी कर सकता है। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है तो एक आदमी भी खत्म करेगा उसको, हो जाएगा यार, लेकिन हो सकता है 2-3 साल लग जाए, है ना। और अगर 50 लोग करेंगे तो उसका रात भर बन जाए, जैसे चाइना वाले करते हैं। चाइना वाले इकट्ठे ले आते हैं पूरी फौज, है ना, और रात भर तुम सो, सुबह तक उठो, अरे ये बिल्डिंग कहाँ से आ गई। तो क्या है उनका, उनकी कैपेसिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आप जिस रेट से वर्क कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर, ठीक है। जो आपकी इंटरनल कैपेसिटी है कार्य करने की, वो क्या है आपका, एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने लंबा टिक सकते हो, है ना, सुबह से खाए हो और रात में कब दोबारा खाओगे, उसके बीच में क्या तुम्हारी कैपेसिटी तो है। चलो अब कितना खा सकते हो दूसरी बात, तुम्हारी स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो तुम्हारा स्टोरेज जो है स्टमक कितना बड़ा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे तुम्हें क्या लगा छुट्टी कर देंगे, अभी तो 7 बजा है, यही लिख लेते हैं। कौन कौन एनर्जी पता है, क्योंकि हमने को पता होना चाहिए।
ऐसे तो बहुत है। काम की बात करें तो मैकेनिकल में क्या आता है, एक काइनेटिक होता है और एक पोटेंशियल। ठीक है, लिख डालो जरा, लिखिए मैकेनिकल एनर्जी, जितनी आपको पता है उतनी लिखवाएंगे, जैसे है तो बहुत। मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या आता है, इलेक्ट्रिकल लिखते हैं क्योंकि लाइट जली रही है ना। फिर क्या लिखते हैं बताओ, केमिकल लिख देते हैं, है ना। केमिकल लिख ही लो, जो रिएक्शन होता है ना। और क्या लिख लें, लाइट एनर्जी, क्या लिख सकते हैं, तो केमिकल क्यों लिखा माता। रासायनिक विज्ञान में पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में क्या होता है। सर हिंदी में नहीं पता है मुझे। अरे अंग्रेज आएंगे हमारे देश में। अरे कोई बात नहीं, केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें ही तो हीट आता है ना एज ए बाई प्रोडक्ट, तो उसमें पता चल गया ना। ये लिख लो, तुम खुश हो जाओ, हीट एनर्जी लिख लेना तुम लिखते, ठीक है। यहाँ लिख लो ऑप्टिकल एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी। ठीक है, बस साउंड एनर्जी नहीं लिखेंगे, बहुत हैं ऐसे तो, लिख लो ईटीसी, ठीक है। साउंड एनर्जी लिख लेना जिसको जो समझ में आए, ठीक है। फिर वो मॉलिक्यूलर एनर्जी लिख लेना, जो एटम्स के बीच में होता है, न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, पता नहीं, ऐसे तो बहुत है। तो हमारे काम का जो है उन्हें फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कौन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। तो गुरु आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए मास एनर्जी रिलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मास एनर्जी रिलेशन। हेडिंग डालो, ये किसने दिया था भाई, आइंस्टीन साहब ने। लिखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, चलो अकॉर्डिंग, अरे उसमें हेडिंग ही डाली तो हमने लिख नहीं लिया, हाँ क्या करना है। आइंस्टीन साहब के हिसाब से, ठीक है, लिखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, मास एनर्जी, इसका नाम है ये थ्योरम का, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, इस नियम के तहत, दैट इज मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये तो तुमने जिंदगी में कई बार देखा होगा, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। यार लकड़ी पे भी जलाई नहीं है क्या, उसका मास होता है ना। और जब जल जाता है तो उसकी राख की जो मास है वो घट जाती है। अगर वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा था तो मास उतना ही होना चाहिए था, राख का भी मास उतना होना चाहिए था। कभी सोचा नहीं तुम लोग ने, अरे वो जल गया, ठीक है, तो एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो मास घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि मास कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, दिख रहा है कि दिख रहा है। तो इसीलिए राख का क्या होता है, मास घट जाता है, ठीक है। और अगर मास कांस्टेंट होता तब तो वो किसी और फॉर्म में होता, ऐश के फॉर्म में भी उसका वही मास होता जो पहले था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहीं से इनका ये आया था। लिखिए, तो लिखिए यहाँ पे इनका रिलेशन क्या है। यहाँ हम कहा कि एफ जो आपका होता है, ई जो होता है एनर्जी, उसको लिख सकते हैं अपन mc, ठीक है। लिखिए किसके लिए, मास ऑफ पार्टिकल क्या है आपका, स्मॉल m, और c क्या होता है पता ही होगा, स्मॉल c क्या होता है, ओहो, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लिख लीजिए, ठीक है। क्या है ये, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और c क्या है, स्पीड ऑफ, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में जो होता है एनर्जी का, जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एनर्जी के अंदर, वो कौन सा टाइप पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें हम लोग सीखेंगे मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते ही होगे, जब ऑब्जेक्ट मोशन, जैसे मैं मोशन में हूँ तो किस एनर्जी से हूँ, काइनेटिक एनर्जी से। अब मैं रुक गया, इसमें भी एनर्जी मेरे पास है, तो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले से पता है। चलिए जरा कुछ चीजें लिख लीजिए, यूनिट के बारे में लिख लेते हैं जरा, ये सब हो गया है तो ये लिख लो, ये हेडिंग का कोई मतलब तो है नहीं, पहले ही पढ़ा दिया मैंने। लिखिए यूनिट, यूनिट क्या होती है एनर्जी की भाई, जूल, ठीक है। तो जो वर्क की यूनिट होती है वही आपकी, तो इसका मतलब वो सारी जो रिलेशन मैंने लिखवाया था वो आप लिख लोगे वापस से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है ना, वो सारा आप जूल से कन्वर्ट कर लोगे तो वो सेम यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। बस यहाँ पर एक आती है कैलोरी, तो 1 कैलोरी लिख लो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये होता है 4.2, ठीक है। बस बाकी सारी चीजें पीछे लिखवाई है वही चल के आएंगी, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, ये सब मैंने पहले ही लिखवा दिया, ठीक है। तो अब आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग डाल लो। और क्योंकि इसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स होता है काइनेटिक, ठीक है, और एक होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक इससे, काइनेटिक, ठीक है। ये आपका आज बोला था मैंने एनर्जी पढ़ाऊंगा, तो आज आपका एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू।